साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछले माह से एक नई सीरीज़ शुरू करने का इरादा किया है, जिसमें हम आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो इस सिलसिले में हमने एक पोस्ट की थी कि आप अपने सवालात यहाँ लिख दीजिए अपने नाम के साथ। तो इस दफ़ा कुछ ज़्यादा सवालात तो नहीं आए, लेकिन जो भी सवालात आए थे मेरी कोशिश है कि मैं उनके जवाब दे सकूँ। तो ये पहला सवाल है मॉन्ट्रियल कनाडा से राबिया रेहान साहिबा का। उनका सवाल यह है कि क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर सकते हैं या ये नाकाबिले वापसी हो चुकी है। तो माहरीन का ख्याल ये है कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग इस कदर बढ़ चुकी है कि अब हम इसे फौरी तौर पर रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल नाकाबिले वापसी हो गई हो। मॉन्ट्रियल में जो मीटिंग हुई थी और उसके बाद पेरिस में जो मीटिंग हुई थी पिछले 10-12 साल में, जिनमें जो टारगेट रखा गया था वो ये था कि हमें हर हाल में ज़मीन के औसत दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होने देना। इनका जो पिछले कई हज़ार सालों का औसत है उसके मुकाबले में 1.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाने देंगे। लेकिन जिस रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, माहिरीन का ख्याल है कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी सब कुछ छोड़ के हार मान लेनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म करने के लिए कोशिशें और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो बहुत खुशाइंद हैं। एक जो डाटा अभी हाल ही में शाया किया गया है, जिसमें अ, आपको शायद ये सुनकर खुशी भी होगी और हैरत भी होगी कि पाकिस्तान का नाम नुमाया तौर पर लिया जा रहा है, और वो ये है कि फॉसल फ्यूल के बजाय सोलर से बिजली पैदा करने का जो ट्रेंड है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। 2024 में दुनिया भर में नई जितनी कैपेसिटी शामिल हुई है बिजली बनाने के लिए, उसमें से लगभग 85% सोलर सोलर पे थी। और चीन और पाकिस्तान ख़ास तौर पर दो ऐसे मुल्क हैं जिनमें सोलर इंतहाई तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अ, पाकिस्तान में तो खैर हमें पता है कि मामलात क्या हैं। बिजली की शदीद कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी है। इसलिए सोलर से इनफरादी लेवल पर तो लोगों को फ़ायदा हुआ है कि लोग अब बिजली का हसूल मुमकिन हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में सोलर की वजह से फॉसिल फ्यूल की बचत हुई या नहीं हुई, तो वो बहुत मामूली सी बचत हुई है। लेकिन चीन में चूँकि तकरीबन सारी की सारी नई कैपेसिटी जो है वो सोलर पे है, इसलिए चीन में ईंधन की बचत काफ़ी ज़्यादा हुई है। और दूसरे मुल्कों में भी, यूरोप में भी ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुकूमत ऐसी है जो पिछली हुकूमत ने जो थोड़ा बहुत काम किया था उसको भी रिवर्स कर रही है। तो अमेरिका जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है, और उसकी वजह से दूसरे ममालिक में भी मनफी असर पड़ेगा। लेकिन मजमूई तौर पर सोलर की वजह से एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुस्तकबिल में हम कम अज़ कम फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल को इस कदर कम कर सकें कि मज़ीद हालात मज़ीद ख़राब होने से बच जाएं। तो यह है कि 1.5 डिग्री का जो गोल था वो तो नहीं हम हासिल कर पाएंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि हम इस इजाफी टेम्परेचर को कम से कम रख सकें। तो हो ये रहा है कि ये नाकाबिले वापसी नहीं है। सिर्फ ये होगा कि जितनी देर लगेगी हमें फॉसल फ्यूल को ख़त्म करने, और जो गैसेस हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, उनके अखराज को कम से कम करने में उसी कदर कम वक्त लगेगा माहौल को वापस, टेम्परेचर को वापस आने में। तो अब तक जो हालात हैं उसमें लगता है कि कम से कम 150 से 200 साल लगेंगे इसको वापस आने में। अगर हम टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे तो फिर ये वक्त और भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अब कम से कम माहिरीन को ये नज़र आ रहा है कि ये रन अवे नहीं होगा। रन अवे का मतलब ये है कि ये मुसलसल बढ़ती नहीं जाएगी, एक स्टेज पर आके ग्लोबल वार्मिंग पीक पे चली जाएगी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। लेकिन मसला ये है कि वो गालिबा हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर, समुद्रों का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और समुद्र के पानी की हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो उसे फिर
अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की जो वजह बन रही है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो ख़त्म भी कर दें, तो इस टेम्परेचर को, औसत टेम्परेचर को वापस आने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। इसलिए ये फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होगा। हब चौकी बलूचिस्तान से एक सवाल है, क्या इंसान कभी मौत को शिकस्त दे सकता है? इस सवाल पर साइंस की दुनिया में बहुत बार बहस हो चुकी है कि मौत को शिकस्त देना एक बेमानी चीज़ है, और ना ही फितरत में मौत को एक मनफी चीज़ समझा जाता है। अगर थोड़ा सा भी सोचें, तो ये सोचना मुश्किल नहीं है कि इंसान की आबादी मुसलसल अगर बढ़ती रहे, तो चंद सौ से चंद हज़ार साल में आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि किसी के पास खाने का कुछ नहीं रहेगा, किसी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। क्योंकि आबादी का बढ़ना जो होता है वो ज्योमेट्रिकल होता है, यानी अगर आबादी फर्ज कीजिए 2% के हिसाब से बढ़ रही है, तो वो आज अगर 8 करोड़ है, 8 अरब है, और 20 साल बाद 9 अरब हो जाती है, तो 9 अरब का 2% जो है वो 8 अरब के 2% से ज़्यादा है, राइट। उसके बाद अगर 10 अरब हो जाती है, तो उसका 2% जो है वो 9 अरब के 2% से ज़्यादा होगा। तो ये, जब तक हम आबादी को आ, आ, बढ़ने से नहीं रोकेंगे, तब तक जो मसला है कि हमारे पास वसाइल कम हैं और आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, वो हल नहीं होगा। तो मौत को ख़त्म करना जो है वो तो इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि जब तक बच्चे पैदा हो रहे हैं तब तक अगर मौत नहीं होगी, तो आबादी मुसलसल बढ़ती रहेगी, जो कि किसी भी नौ के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वसाइल हमेशा महदूद होते हैं। असल मसला जो है वो ये है कि हमें मौत से डर लगता है। और मौत से डर इसलिए लगता है कि हम ये देखते हैं कि मौत से पहले बुढ़ापा आता है। अक्सर हादसात की जो मौत है उसको अगर हम भूल जाएं, तो जो फितरी मौत है उसमें मौत से पहले बुढ़ापा आता है, और लोग बुढ़ापे को देख के ज़्यादा खौफ खाते हैं। तो साइंसदानों का जो फोकस है वो मौत को शिकस्त देने में नहीं है, वो बुढ़ापे को शिकस्त देने में है। यानी ज़िंदगी जब तक भी है इंसान की, इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो इंसान की आज़ादी को ख़त्म कर देता है। तो ऐसा ना तो साइंस का कभी ये एक गोल रहा है, और ना ही ऐसा मुमकिन है कि मौत को ख़त्म किया जा सके। जब तक पैदाइश है तब तक मौत का होना ज़रूरी है, वरना आबादी जो है वो ज्योमेट्रिकल अंदाज में बढ़ती रहेगी, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। मुनीबुल्लाह साहब कराची से, उनका सवाल है कि आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के राज फाश करेगा। मतलब यह है कि जो लोग आज जीपीटी से गहरे सवाल करते हैं, और वो बाद में एक गवाह के तौर पे पेश की जा सकती है, तो ये तो एक कानून के दायरे में आता है ये सवाल, कि ये बात तो दुरुस्त है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम जो भी सवाल करते हैं, वो हम अपने कंप्यूटर पे या अपने सेल फोन पे वो सारा डाटा ख़त्म भी करते हैं, तो सर्वर साइड पे जो हमारे एआई प्रोवाइडर हैं, चाहे वो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, आप कोई भी एआई यूज़ करते हैं, तो सर्वर पे वो सारा डाटा महफूज होता है, क्योंकि इसी डाटा से फिर वो सर्वर जो है, वो जो एआई का जो सिस्टम है वो ट्रेन होता है। तो ये तो बात दुरुस्त है कि एक सवाल जो हमने चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से किया, वो कहीं ना कहीं डाटाबेस में फिर वो मौजूद रहेगा, वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसे गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये कानून का सवाल है। और ये सवाल, आपका दूसरा सवाल ये है कि एक वकील की ऐसी ऐसी अदालती कोरम में भी एआई आ सकती है, नहीं, तो ये भी कानून का सवाल है। आजकल का जो कानून, मैं तो लॉयर तो नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, इसलिए मुझे कानून का इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना ही अंदाज़ा है मुझे कि आजकल दुनिया का किसी मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें एआई के टूल को गवाह के तौर पर पेश किया जाए। गवाह के तौर पर एक्सपर्ट पेश होते हैं, और वो एक्सपर्ट फिर सर्वर से डाटा निकाल के दिखा सकते हैं कि इन साहब ने ये सवाल किया था या ये सवाल किया था। सऊदपुर बलोचिस्तान से गुलाम हुसैन साहब का सवाल है कि अगर रोशनी की रफ्तार से कोई चीज़ सफ़र करे तो वक्त पर क्या असर पड़ेगा या नहीं। तो ये बात भी हम साइंस की दुनिया पर बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मादी चीज़ का रोशनी की रफ्तार से सफ़र करना मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये है कि किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ के अगर हम नुक्ता नज़र से देखें, तो जैसे हम अगर फ़र्ज़ करें कि हम किसी स्पेस शिप में है, और वो स्पेस शिप रोशनी की रफ्तार के करीब करीब सफ़र कर रहा है, रोशनी की रफ्तार से तो सफ़र नहीं कर सकता, रोशनी की रफ्तार के करीब करीब सफ़र कर रहा है, तो हमारे वक्त पर क्या असर पड़ेगा? तो हमारे वक्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम जिस रेफरेंस फ्रेम में हैं, उस रेफरेंस फ्रेम में वक्त हमेशा नॉर्मल रफ्तार से सफ़र करता है। अगर मैं किसी स्पेस शिप में हूँ और मेरे सामने एक घड़ी लगी है, या मेरी कलाई पर घड़ी है, तो मेरी एक कलाई की घड़ी वही वक्त बताएगी जो ज़मीन पर साकन हालत में बताती है। ये जो रोशनी की रफ्तार से वक्त में तब्दीली है, ये एक मुशाहिदाती चीज़ है कि ज़मीन पर अगर कोई शख्स मौजूद है, वो किसी तरह अगर मेरे स्पेसशिप में लगी घड़ी को देखे,
तो उसे ये महसूस होगा कि मेरी स्पेसशिप की घड़ी का वक्त स्लो हो रहा है, लेकिन मुझे ये महसूस नहीं होगा। तो ये रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी का मतलब यही है कि मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स, मुख्तलिफ मुशाहदा करने वाले एक दूसरे के वक्त को मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं। यानी वक्त एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, लेकिन किसी भी रेफरेंस फ्रेम, खा वो स्पेसशिप हो या ज़मीन हो, कहीं कहीं भी हो, जो शख्स उस रेफरेंस फ्रेम में मौजूद है, उस शख्स के नुक्ता नज़र से वक्त की रफ्तार कभी तब्दील नहीं होती। शहजादा अजहर साहब गिलगित बल्तिस्तान से, उनका सवाल है, अगर हर चीज़ एटम से बनी है तो एटम किस चीज़ से बने हैं? तो ये बात दुरुस्त है कि हर चीज़, हर मादी चीज़ एटम से बनी है। और अब हम ये जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का अगर एटम देखें तो उसमें ये मुमकिन है कि न्यूट्रॉन ना हो, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जो बड़े अनासर हैं, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी आंसर, उसका जो एटम होगा उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही या उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे एटम में। जैसे अगर दो प्रोटॉन हैं तो दो न्यूट्रॉन कम से कम ज़रूर होंगे, दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन दो से कम न्यूट्रॉन नहीं होंगे। तो एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। अब ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन को तो बुनियादी ज़रा कहा जाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बुनियादी ज़र्रे नहीं हैं। ये एक और ज़र्रे से मिलकर बने हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं। तो क्वार्क को बुनियादी ज़रा समझा जाता है। क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। क्वार्क की भी कई किस्में हैं। तो अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, चार्म, स्ट्रेंज, ये कई किस्म के क्वार्क हैं। लेकिन अप और डाउन क्वार्क के मिलने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बनने से एटम बनते हैं। तो इस दफ़ा सिर्फ यही सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि आइंदा सवालात ज़्यादा होंगे और आप बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी आपके सवालात का जवाब दे सकें। तो आइंदा माह सवालात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शुक्रिया।